मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं दोस्तों, 10th एग्ज़ाम 2022 में हिंदी का पेपर लेकर के आया हूं आपके सामने। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे हिंदी के बुक का, ये जो है दूसरा वीडियो है बुक का, और 2 वीडियो बनेगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है और डिजिटल बोर्ड नहीं है। मेरे पास व्हाइट बोर्ड होने के नाते कम समय के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के साथ एक ही लाइन में क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों समाया रहेगा, जिससे आपको इजी होगा बोर्ड में, मतलब जो है तैयारी करने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। दूसरा क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ये सेन साहब के 5 पुत्री थे और जो है उसका नाम सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती, और एक पुत्र था जिसका नाम खोखा था। सेन साहब के 5 पुत्री थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जिसका नाम सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली और आरती थी, और उसके एक पुत्र खोखा थे। सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा सेन साहब के आंखों का तारा था। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा सेन साहब के आंखों का तारा था। सेन साहब के पास जो है एक मोटर कार थी, और जिसको उस मोटर कार को खोखा से खतरा था। खोखा बहुत नटखट था और जो है किसी भी चीज को तोड़ने फोड़ने या हवा निकालने का काम करते रहता था, और जो इसी कारण से जो है खोखा से मोटर कार को खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपया की थी? तो ये जो है 7,500 की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जो है आप अच्छा से देखिएगा। 7,500 की थी सेन साहब की नई मोटर कार। कहता है खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिए। खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिए। इस 20 के दांत कहानी में जो है मध्यम वर्ग के स्थिति को, सिचुएशन को बताया गया है। मध्यम वर्ग के सिचुएशन को बताया गया है। अब जो है सेन साहब को एक पुत्र था, खोखा 5 पुत्री के बाद बुढ़ापे में आया था, इसीलिए खोखा के अनुसार जो है सेन साहब ने सिद्धांतों को ही बदल दिए थे। क्वेश्चन आ सकता है किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को बदल दिए? खोखा के अनुसार सेन साहब ने अपने नियम को, कानून को, रूल को ही बदल दिए थे। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, भारत से हम क्या सीखे भाषण को किसने लिखा है? ये पूछ सकता है। तो इसको मैक्समुलर जी जो है लिखे हैं। भारत से हम क्या सीखे भाषण को मैक्समुलर जी लिखे हैं। मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्र में हो सकते हैं। यानी कि मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत की स्थिति का जो है वास्तविक जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों से हो सकता है। कहता है मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद मैक्समुलर ने किया। मेघदूतम का अनुवाद जर्मन में किसने किया? तो मेघदूतम का अनुवाद जो है जर्मन में मैक्समुलर ने किया। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद मैक्समुलर ने किया। कहता है प्लेटो और कानट जो है महान दार्शनिक थे। पूछेगा प्लेटो और कानट कौन थे? तो प्लेटो और कानट जो है महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कानट महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध के लेखक कौन है? ललित निबंध के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी को हुआ था।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी को हुआ था। ध्यान पूर्वक सभी क्वेश्चन को देखिएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है किस जीवनी का प्रतीक है, किस जीवनी का प्रतीक है? तो ये नाखून जो बढ़ता है ये पशु वृत्ति का जो है प्रतीक है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं, यानी कि समाज में रहने वाला गुण होता है तो सामाजिक प्राणी। मनुष्य जानवर जब बन जाता है तो उसी जानवर वृत्ति को जो है, जानवर प्रवृत्ति को जो है दिखाता है। नाखून जो बढ़ रहा है उस मनुष्य के पशु वृत्ति को दिखाता है। कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सब पुराने चीज अच्छे नहीं होते, सभी पुराने चीज अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, सब नए सामान खराब नहीं होते। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहे थे। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरी लिपि निबंध पाठ को गुणाकर मूल्य लिखे हैं। नागरी लिपि निबंध को गुणाकर मूल्य जी जो है लिखे हैं। नागरी लिपि निबंध पाठ को गुणाकर मूल्य जी लिखे हैं। हिंदी और संस्कृत का जो है लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। ये हिंदी जो है हमारा राष्ट्रीय भाषा है, संस्कृत जो है द्वितीय राष्ट्रीय भाषा मान सकते हैं, द्वितीय भाषा है। हिंदी और संस्कृत का लिपि जो है देवनागरी होता है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी होते हैं। अब अगला चैप्टर की तरफ चलिए, अगले पाठ की तरफ। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। बहादुर के पिता, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, बहादुर के पिता युद्ध में मारा गया था। बहादुर का पिता कहाँ मारा गया था? बहादुर का पिता युद्ध में मारा गया था। यानी कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये भी आपसे पूछ सकता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। अगला क्वेश्चन है, दिल बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो दिल बहादुर जो है नेपाल के रहने वाले थे। दिल बहादुर नेपाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर लेखक को क्या कह करके जो है पुकारते थे? बहादुर लेखक को बाबूजी कहते थे। बाबूजी कह करके पुकारते थे। बहादुर लेखक को यानी कि अमरकांत जी को बाबूजी कह करके पुकारते थे। अब जो है बहादुर अपने घर से भाग गए थे। तो किस कारण से भागे थे? देखिए, माँ के मारने के कारण बहादुर जो अपने घर से भाग गए थे। अपने घर से भाग गए थे। माँ के मारने के कारण बहादुर जो है अपने घर से भाग गए थे। क्यों? कारण पूछेगा, माँ के मारने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कितने रुपया के चोरी का इल्जाम लगाए थे? तो 11 रुपया के चोरी का इल्जाम लगाया था। किसका? 11 रुपया के चोरी का इल्जाम लगाया था। बहादुर के ऊपर लेखक के रिश्तेदार जो है 11 रुपया के चोरी का इल्जाम लगाया गया था, जो कि झूठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक रामविलास शर्मा है। पूछेगा कि परंपरा के मूल्यांकन निबंध का लेखक जो है कौन है? तो रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन लेखक जो है रामविलास शर्मा है। और रामविलास शर्मा जी का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। जारशाही शासन कहाँ था? तो जारशाही शासन रूस में था। जारशाही शासन रूस में था। हिंदी में भी ये क्वेश्चन आता है। कहता है कि जीत जीत में निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है। पाठ के लेखक कौन है? तो ये पंडित बिरजू महाराज हैं। जीत जीत में निरखत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? ये जो आपका साक्षात्कार है, इस पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है इस चैप्टर से। कहता है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे।
शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो कथक नृत्य से जो है संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के साथ अंतिम प्रोग्राम मैनपुरी में किया था। ये भी पूछ सकता है। पंडित बिरजू महाराज जी जो है अपना अंतिम प्रोग्राम पिताजी के साथ कहाँ किया था? तो मैनपुरी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। क्या पीढ़ी के? तो 7वां पीढ़ी के। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, यानी कि 7 पीढ़ी ऊपर जो है कलाकारी कर चुके थे। ये जो है 7वां पे था, 6 ऊपर कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवनियों रचना के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अवनियों रचना है जिसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अवनियों रचना के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ये पूछ सकता है। इसका जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। इस तरह से आपको 38 क्वेश्चन हिंदी का करवा दिए हैं, जिससे 15 मार्क जो है आने का चांस रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो चाहिए आपको तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। इसी सब के साथ